हाय एवरीबॉडी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोपी की सहायता से सेल्स को विजुलाइज किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है माइक्रोस्कोपी की, जिसको बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट के साथ सेल के आर्किटेक्चर देखे गए, सेल का किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है देखा गया, और पता चला कि जो सेल होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। मतलब सेल के दो बेसिक आर्किटेक्चर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या वेरी ओल्ड, और दूसरा जो वर्ड है ये लिया गया है कैरियोन शब्द से। तो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स के अंदर यू जो है इसका मतलब होता है ट्रू। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, ये किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट के अंदर हम बोल रहे हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो न्यूक्लियोइड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर केंद्रित होता है। तो इसलिए उसको हमने न्यूक्लियस से कंपेयर किया है, न्यूक्लियस के सिमिलर माना है, और उसको हमने वर्ड यूज किया है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता है, और इसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे और इसके कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे बाहर जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप या कोशिकीय आवरण। तो सेल एनवेलप के अंदर फर्स्ट होता है कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, दोनों को मिला के बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला कंपोनेंट हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके दो वेरिएंट्स होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। उसके दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल वॉल। तो यहाँ पे खास बात ये होती है कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो उनके अंदर सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। इसके बाद है अगला जो पार्ट होता है, अगला जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम यूकैरियोटिक सेल की तरह होता है, क्योंकि हमें पता नहीं यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो इसलिए हमें भी नहीं पता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में कैसी होती है। तो हम आगे एक अलग से टॉपिक के अंदर कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पे होती है, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, और इनके जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन करते हैं, स्पेशल टाइप के कार्यों के लिए वो मॉडिफाइड होते हैं। तो जैसे इसके अंदर पहला है मीजोसोम। तो मीजोसोम जो होता है ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होता है। इसी प्रकार से क्रोमेटोफोर्स होते हैं, तो क्रोमेटोफोर जो होता है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और यह फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये हेल्पफुल होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो सेल्यूलर अपेंडेजेज। तो सेल्यूलर अपेंडेजेज के अंदर पहला है फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम के बेसिस जो होता है, फ्लैजेला का जो नंबर होता है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके आधार पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी किया जाता है। तो इसको हम सेलुलर अपेंडेजेस के अंदर देखेंगे। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो है पिलाई। तो पिलाई के अंदर जैसे हम बात करें एक स्पेशल टाइप का पिलाई, सेक्स पिलाई। तो सेक्स पिलाई क्या करता है, कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर हेल्प कौन करता है, सेक्स पिलाई करता है। इसके अलावा कुछ प्रोसेसेज और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो सकता है,
या फिर जो होस्ट सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन से अटैच हो सकते हैं। तो उनका जो फिक्सेशन का काम है, उनके जो अटैचमेंट का वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है? फिम्बरी। तो इस प्रकार सेलुलर अपेंडेजेस के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लैजेला, पिलाई और फिम्बरी। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ केमिकल्स देखने को मिलते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है, तो यहाँ के अंदर नेकेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। अब हम आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो यहाँ पे कौन से टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S। तो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और होता है जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो ये क्या करते हैं? स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स के स्टोर होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड को हम न्यूक्लियस से कंपेयर कर सकते हैं। तो यह प्रोकैरियोटिक सेल का वो भाग है जिसके अंदर डीएनए कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा क्रोमोसोम के बाहर जो भी डीएनए प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इनका रेप्लिकेशन खुद हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग या फिर ऑटोनोमस डीएनए होते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए दो वेरिएंट्स में पाया जाता है, पहला है न्यूक्लियोइड के अंदर और दूसरा है प्लाज्मिड के रूप में। तो अब हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, और ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकते हैं। जब ये मोटा होता है और टफ होता है, जब ये थिक और टफ होता है तब इसको कैप्सूल बोलते हैं, और जब केवल एक पतली शीथ के रूप में पाया जाता है तब इसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। तो अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स को तोड़ दें, ग्लाइकोकैलिक्स को हटा दें, तो उससे बैक्टीरिया की सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब यह बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल होता है। तो जैसे पहला है, ये क्या करता है? सेल को डेसिकेशन से बचाता है, सूखने से बचाता है, इसकी टॉक्सिन से सुरक्षा करता है। फैगोसाइट्स, तो फैगोसाइट जैसे कि मैक्रोफेज, तो वो क्या करती है कि जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है तो फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस उसका फैगोसाइटोसिस कर देती है और उसको नष्ट कर देती है। तो फैगोसाइटोसिस से सेल का प्रोटेक्शन कौन करता है? ग्लाइकोकैलिक्स करता है। यह एडिशन में भी हेल्प करता है, इनकी चिपकने में भी सहायता करता है क्योंकि ये स्टिकी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को वीरुलेंस प्रोवाइड करता है। वीरुलेंस का मतलब इसकी डिजीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे वीरुलेंस। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, वीरुलेंट और नॉन वीरुलेंट। तो वीरुलेंस जो है ये ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इम्यूनोजेनेसिटी, तो इम्यूनोजेनेसिटी मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल उसकी इम्यून रेस्पॉन्स को एलिसिट करने की, इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी। मतलब जैसे ही बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर आएगा तो उसके ऊपर पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स अपने इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे एक इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि भाई जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जहाँ पे बैक्टीरिया रहता है, जिस मीडियम के अंदर ये रहता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? सेल की कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में कम होती है। मतलब जो मीडियम होता है इसका वो कैसा होता है? हाइपोटोनिक मीडियम होता है। अब हाइपोटोनिक मीडियम से क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा सेल के अंदर आ सकते हैं और सेल को ब्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल ऐसा होने नहीं देती है। तो सेल वॉल का प्राइमरी फंक्शन है कि यह हाइपोटोनिक मीडियम में सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। दूसरा ये क्या करती है? सेल के शेप को डिटरमाइन करती है। जैसे हम आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ स्पेशल शेप के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि रोड शेप्ड जिनको हम बेसिलाई बोलते हैं, और स्फेरिकल जिनको हम कोकाई बोलते हैं, और स्पाइरल जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिलम।
तो इस प्रकार से इनका जो शेप अलग अलग वेरिएंट होता है, अलग अलग शेप में ये मिलते हैं, और ये शेप किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, सेल वॉल के द्वारा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है बैक्टीरिया के सेल वॉल की, इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं। म्यूरिन एक्चुअल में पेप्टिडोग्लाइकन का एक वेरिएंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीमर होता है, और ये पॉलीमर किसका, उसके अंदर 2 शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, 2 शर्कराओं के व्युत्पन्न पाए जाते हैं। पहला कौन सा, NAG, NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और दूसरा क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या NAM। तो NAG और NAM बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े रहते हैं, और इनसे एसोसिएटेड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन, मीजो डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, इसके अलावा एल लाइसिन। अब यहाँ पे नोटिस करने लायक बात क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं, डी फॉर्म में। तो ये भी इसके अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसके अंदर डी अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार पेप्टिडोग्लाइकन कैसे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन NAG और NAM दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़ते हैं, और इनके साथ टेट्रापेप्टाइड, बेसिकली टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स कौन से, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन, मीजो डाइएमिनो पिमेलिक एसिड और एल लाइसिन। तो ये जो है NAG और NAM, इनके बीच का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनकी लिंकिंग, और पेप्टिडोग्लाइकन की अमाइनो एसिड्स के साथ लिंकिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अभी अभी हमने देखा कि सेल वॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, हाइपोटोनिक मीडियम में सेल को ब्रस्ट होने से बचाना। अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो अब सेल वॉल की इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस वजह से क्या होगा, सेल है वो ब्रस्ट होके उसकी डेथ हो जाएगी, वो सारी टूट जाएगी। तो इस वजह से ये क्रॉस लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो 2 बेसिक टाइप की सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। उसके आधार पे बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन एक स्टेनिंग मेथड के द्वारा किया गया था, जिसको हम ग्राम स्टेनिंग मेथड बोलते हैं, और ये डेवलप किसने किया था, क्रिश्चियन ग्राम। तो ग्राम स्टेनिंग के द्वारा हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसके आधार पे 2 बेसिक टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है, लगभग 20 to 80 नैनोमीटर के बीच इसकी मोटाई होती है, और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन के बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट अपना है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और सेकंड क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो सीट है तो ये बहुत मोटी लेयर है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं पेप्टिडोग्लाइकन की, और इसके पैरेलल में क्या पाई जाती है, पैरेलल के अंदर टिकोइक एसिड, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की सीट जो होती है वह सिंगल होती है, काफ़ी पतली होती है, और इसके बाहर क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की, और इसके अंदर प्रोटीन्स भी मिल सकती हैं, तो इनको हम आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, जैसे कि पोरीन। और ये पेप्टिडोग्लाइकन सीट जो है लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर से लाइपोप्रोटीन की सहायता से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइपोपॉलीसेकेराइड जिसको हम एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है हमें ग्राम पॉजिटिव जो सेल है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिपिड का कंटेंट या लाइपोपॉलीसेकेराइड, तो वो ग्राम नेगेटिव सेल के अंदर ज़्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर कम होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। इसी की वजह से इनके जो ग्राम स्टेनिंग मेथड है उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो ग्राम स्टेन को जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाता है उसको पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के प्रति जो नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अभी हमने देखा कि NAG और NAM, एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और जो पेप्टाइड्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब ये, ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो म्यूरामिक एसिड है इससे क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड से वो जुड़े रहते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इसको पेप्टिडोग्लाइकन बोला गया है।
तो लाइसोजाइम जैसे हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये सलाइवा के अंदर पाया जाता है, म्यूकस के अंदर पाया जाता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है। अब ये बैक्टीरिया को किल कैसे करता है? तो लाइसोजाइम क्या करता है कि NAG और NAM के बीच में जो β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है उसको तोड़ देता है। तो उसको तोड़ने से क्या होगा वो हम पहले बात कर चुके हैं, सेल वॉल की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और इसी प्रकार कुछ ड्रग्स है जैसे कि पेनिसिलिन है, वैंकोमाइसिन है, तो ये क्या करते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन से जो अमाइनो एसिड्स की, पेप्टाइड्स की जो क्रॉस लिंकिंग होती है, तो हमने बात की टेट्रापेप्टाइड होता है तो उसकी क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रॉस लिंकिंग को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा? इसकी डेथ हो जाएगी। तो लाइसोजाइम और पेनिसिलिन जैसे ड्रग्स क्या करते हैं? सेल वॉल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है। अब ये जो ड्रग्स है पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन, ये केवल बैक्टीरिया को ही किल करते हैं। तो बैक्टीरिया जैसे मान लो किसी ह्यूमन की बॉडी को उसने इन्फेक्ट किया है और हमें पेनिसिलिन उसको दिया है, तो वो केवल बैक्टीरिया को किल करेगी। बैक्टीरिया को किल क्यों करेगी? क्योंकि एनिमल सेल के बाहर तो सेल वॉल होती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो केवल और केवल बैक्टीरिया को ही किल करेगी, एनिमल सेल के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम 2 टाइप के स्टेन यूज़ में लेते हैं। पहला स्टेन है क्रिस्टल वायलेट और दूसरा स्टेन है अपना सेफ्रेनिन। तो यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट अपना प्राइमरी स्टेन होता है और दूसरा जो काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन अपना काउंटर स्ट्रेन होता है। इसके अलावा एक मॉर्डेंट यूज़ में लेते हैं। मॉर्डेंट क्या करता है? डाई को फिक्स करने का काम करता है, डाई को सेल वॉल से बाइंड करने का काम करता है। तो इस यहाँ पे हम मॉर्डेंट की तरह यूज़ में लेते हैं आयोडीन। और एक्स्ट्रा स्ट्रेन को निकालने के लिए यूज़ में लेते हैं अल्कोहल या एसीटोन। तो ये डीकलराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसका मेथड क्या होता है? तो पहला यहाँ पे स्टेप जो होता है वो होता है फिक्सेशन। तो फिक्सेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सेल को स्लाइड के ऊपर फिक्स करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। उसके बाद हम इसका प्राइमरी स्टेन से स्टेन करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हो जाते हैं, इस डाई को गेन कर लेते हैं। इसके बाद हम आयोडीन से इसको ट्रीट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा स्टेन को निकाल देगी और कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा। उसके बाद हम डीकलराइजेशन करते हैं। अब डीकलराइजेशन जो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ से पता चलता है कि भाई डाई कितनी बाइंड हुई है सेल वॉल के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो क्या करते हैं कि ये उस डाई को छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है डाई का सेल वॉल के साथ वो बहुत ज़्यादा होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको आसानी से छोड़ देते हैं और ये वापस कैसे हो जाते हैं? डीकलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। अब हम इसको सेफ्रेनिन से काउंटर स्ट्रेन करेंगे। तो सेफ्रेनिन से काउंटर स्ट्रेन करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो क्या करेंगे? सेफ्रेनिन के स्ट्रेन को गेन नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले से क्रिस्टल वायलेट को गेन कर रखा है। तो इस वजह से ये कैसे दिखेंगे? ब्लू पर्पल दिखेंगे। अब ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे? क्योंकि ये डीकलराइजेशन हो गया था इनका और इस वजह से क्या होंगे? ये आपने को जो भी सेफ्रेनिन का कलर है, तो जो रेड कलर है, रेड जो पिंक कलर है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्राम स्टेनिंग के आधार पे 2 टाइप के बैक्टीरिया हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन और इसके मॉडिफिकेशंस और उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, तो ये सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।